दोस्तों नमस्कार, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूछा था कि किस अमीन को, विशेष सर्वेक्षण अमीन को क्या क्या समस्या का समाधान करना पड़ रहा है या उनके कार्य में क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही है। उस समस्या से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर कोई समस्या आपको है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और उसका समाधान जो है वो मैं संडे को आपको एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसी पे मैंने ये टॉपिक बनाया है कि विशेष सर्वेक्षण अमीन के समस्या का समाधान। कौन कौन सी समस्या, उस कमेंट बॉक्स में मैंने देखा कि इतनी सारी समस्याएं लोगों के द्वारा जो है बताई गई हैं कि सर हमें ये काम करने में इस तरह का दिक्कत हो रहा है। तो पहला कमेंट मैंने देखा था कि प्रपत्र 5 में एक आदमी का 5 खेसरा है तो उसे एक साथ कैसे जोड़ें। किसी ने पूछा था कि प्रपत्र 5 में जो है एक ही आदमी का अगर 5 खेसरा है तो उसको जोड़े कैसे। तो मैं ऐसे बता देता हूं कि एक वीडियो मैंने बनाया है प्रपत्र 5 से संबंधित। आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देखिएगा, प्रपत्र 5 से संबंधित जितना भी वीडियो है वो वीडियो को देखिएगा, आपका ये डाउट्स जो है क्लियर हो जाएगा। वैसे आप ऐसे कर समझ सकते हैं कि प्रपत्र 5 का एंट्री करने के लिए जो आपको खतियान प्रोवाइड हुआ है उसमें सबसे छोटा सबसे छोटा खेसरा जो है वो कौन सा है, उसका एंट्री आपको पहले करना है और बाकी सब खेसरा में जो है उसको रेफरेंस के तौर पे यूज करना है। यानी कि एक रेफरेंस का जो आपके पास कॉलम दे रहा होगा, नया खेसरा डालने पुराना खेसरा डालने के बाद एक रेफरेंस खेसरा लिख रहा होगा, तो वो रेफरेंस खेसरा को जो है आप वहां पे यूज कर सकते हैं जो पहले आपने छोटा खेसरा एंट्री किया था। इससे क्या होगा आपको कि नाम वगैरह जो है आपको नहीं डालना होगा और केवल खाता संख्या डालिएगा, उसका रकबा डालिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। ये आपका एकदम बिल्कुल इजीली और आसान हो जाएगा। अगर कोई बाय द वे उसमें मिस्टेक भी हो गया है तो केवल रेफरेंस खेसरा में सुधार कीजिएगा, तो आपका वो 5 खेसरा जो है वो सारा का सारा सुधर जाएगा अगर नाम में कोई त्रुटि हो गया है तो इससे एक बेनिफिट है आपको कि आप सबसे मिनिमम वाले खेसरा को पहले एंट्री कीजिएगा और उसको रेफरेंस तौर पे यूज कीजिएगा। काइंडली आप एक ऐसे कर सकते हैं कि प्रपत्र 5 का जो मेरा वीडियो है उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए। जितना भी प्रपत्र 5 से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, 3-4 वीडियो बनाया है मैंने, प्लेलिस्ट में वो होगा, वहां से जाकर के आप क्या कीजिए, देख लीजिए, आपका ये डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट डाउट की तरफ बढ़ते हैं। प्राप्त खतियान दिखाई नहीं दे रहा है या कैथी में है या नेट पर अपलोड खतियान जो है अपलोडेड खतियान में दिखाई नहीं दे रहा है या खतियान फटा हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन लोगों ने पूछा था। तो आप स्पष्ट रहिए कि अगर आपको खतियान जितना दिख रहा है उतना का ही एंट्री करना है। जो खतियान नहीं दिख रहा है उसको आप एक जगह नोट कर लीजिए कि फलना खाता खेसरा जो है हमको नहीं दिखाई दे रहा है या फलना खाता का खतियान जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उस चीज को एक जगह नोट करके रखिए और क्या कीजिएगा, आप अपने शिविर प्रभारी को इन्फॉर्म कीजिएगा कि सर हमारा खतियान जो है दिखाई नहीं दे रहा है। आप इसको क्या कीजिए कि एक लेटर बना करके ऊपर फॉरवर्ड कीजिए और इसको प्रोवाइड करवाइए। तो आपको अभिलेखागार से या तो स्कैन करने का परमिशन मिल जाएगा या फिर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका खतियान फटा हुआ है वो निश्चिंत रहे, वो भी आप सिविल प्रभारी को इन्फॉर्म कीजिए, वो एक लेटर बना करके क्या करेंगे, वो आपको खतियान जो है प्रोवाइड करवाएंगे, या फिर कैथी लैंग्वेज में भी है तो वो आपको हिंदी वर्जन उसका प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि खतियान में जिनका नाम है और वो मृत है तो प्रपत्र 2 में किनके नाम से भरें या फिर प्रपत्र 3 में किनके नाम से भरें। तो एकदम स्पष्ट रहिए, खतियान में जिनका नाम है वो रहने दीजिए। अभी जो व्यक्ति दावा कर रहे हैं उस जमीन पे उनका नाम से प्रपत्र भरना है, यानी उनके वारिस के नाम से, जो भी उनके वंशज हैं उनके नाम से प्रपत्र आपको फिल करना है। प्रपत्र 2 जो है वो फिल करना है। प्रपत्र 3 जो है वो वंशावली का प्रपत्र है। इसमें क्या करना है आपको, खतियान में जिनका नाम है उनसे कैसे कैसे वंश वृक्ष बना वो चीज आपको फिल करना होता है। और साथ में एक वंशावली जो आपने ब्लैंक पेपर पे बनाया है
है उस चीज़ को, जिसको आप ग्राम सभा करके वेरीफाई कीजिएगा, उस चीज़ को क्या कीजिएगा, उसके नीचे अटैच कर दीजिएगा, उस प्रपत्र 3.1 के नीचे अटैच कर दीजिएगा, ताकि आपको उत्तराधिकार से संबंधित जानकारी जो है उस वंशावली से प्राप्त हो जाए कि ये उसी वंशज का उत्तराधिकारी है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइट नहीं चल रहा है तो विभाग हमारे ऊपर दबाव बनाएगी या बनाएगा। तो विभाग जो है, विभाग को भी मालूम है कि साइट में इशू है, तो इसको विभाग जल्द से जल्द ठीक करने का कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इसका सलूशन निकाला जाए। और क्योंकि जो ये विशेष सर्वेक्षण है वो एक समय सीमाबद्ध है, मतलब कि एक इसका समय दिया गया है कि इतने समय में जो है हो जाना है ये सर्वे। तो इसलिए विभाग इस पे बिल्कुल एक्टिव है और अपना काम विभाग कर रही है। जब तक साइट नहीं चलता है तब तक आप प्रपत्र 2 कलेक्ट करने का काम कर सकते हैं गांव में जाकर के लोगों से। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, साइट को जो है जल्द से जल्द सुधार किया जाएगा। प्रपत्र 2 भरते समय एक खाता का 25 खेसरा है, तो कैसे भरें, जबकि P2 यानी प्रपत्र 2 फॉर्म में 8 कॉलम ही दिया हुआ है। ये ऑफलाइन प्रपत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑफलाइन प्रपत्र 2 में जो कॉलम बना हुआ है उस पे नहीं जाना है आपको। जितना खेसरा आपके पास है उतना खेसरा पहले एक फॉर्म में भर लेना है और फिर अगर बच गया तो दूसरे फॉर्म का यूज करना है। आप क्या कीजिएगा, एक और फॉर्म यूज करके इसमें अगर 8 खेसरा हो गया तो बाकी में 8 खेसरा, फिर अगला 8 खेसरा, ऐसे करके आपको भर लेना है और सबको एक साथ पिनअप कर लेना है। और साथ में उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ पिनअप कर लेना है और फिर उसको एक फाइल में रख के और शिविर कार्यालय में जमा करना होता है, जिसको आप क्या करते हैं, प्रपत्र 2 में ऑनलाइन एंट्री करते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि ऑफलाइन प्रपत्र में आपको कैसे भरना है। अगर 25 भी खेसरा होगा तो आसानी से भर सकते हैं अलग अलग फॉर्म का यूज करके, और सब फॉर्म को एक साथ अटैच कर देना। अगर अलग अलग नाम से है तो फॉर्म भी अलग अलग नाम से आपको भरना होगा। ये ध्यान रखिएगा कि एक आदमी के नाम से है तो वो एक फॉर्म में आएगा, चाहे उसके लिए जितना फॉर्म यूज करना पड़े करें, और उसका नाम केवल वही रहेगा, डालते जाएंगे। अगर एक से ज़्यादा आदमी का नाम आ जा रहा है तो फिर क्या करना है, जैसे एक आदमी के नाम, मेरे नाम से कोई एक खेसरा हो गया, जैसे राज सिंह के नाम से एक खेसरा हो गया तो राज सिंह का एक जगह डाटा भर लेंगे 25 खेसरा का। फिर किसी और अभिषेक कुमार के नाम से हो गया तो अभिषेक कुमार का डाटा एक जगह भर लेंगे। तो इस तरह से जो है आपको फिल करना होता है। इस चीज़ को आप काइंडली ध्यान रखिएगा। प्रपत्र 5 ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजी में एंट्री करते समय कृषित अकृषित अन्य कैसे भरें। एकदम स्पष्ट रहें कि ऑफलाइन में जो आपको प्रोवाइडेड है वो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जमीन जो है कृषित है। कृषित तो नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है धनहर, भीट, मकान, सड़क, नदी, नाला, इस तरह से लिखा होगा, यानी जमीन का किस्म उसमें लिखा हुआ है। आपको डिसाइड करना है कि कृषित कौन सा होगा। तो मैं बता देता हूं कि कृषित में जो होगा वो धनहर और भीट, जितने भी जमीन है धनहर और भीट कैटेगरी के, वो आपके कृषित में आएंगे। कृषित में क्या होता है कि अगर कोई बगीचा है या कोई पड़ती जमीन है, कोई बलुआही जमीन है जिसपे फसल जो है नहीं हो रहा है, बंजर जमीन है, तो उस तरह का जमीन किस कैटेगरी में आ जाएगा, आपके अकृषित कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर अन्य जमीन की बात करें तो सड़क जो होगा वो अन्य जमीन में आ जाएगा आपका। आपका अकृषित में आप मकान का भी यूज कर सकते हैं। अन्य जो जमीन है उसमें आप सड़क दिखा सकते हैं, नदी, नाला, झील, व्यावसायिक कोई जमीन है, इस तरह का कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो आप अन्य में उसको दिखा सकते हैं कि वो इन ना तो अकृषित है और ना ही कृषित है, वो अन्य कैटेगरी का है। यानी कि सड़क जो है वो अन्य कैटेगरी में चला जाएगा आपका। नदी, नाला, झील, तालाब, पोखर, ये सब अन्य कैटेगरी में चला जाएगा। तो इस तरह से आपको ये डिसाइड कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि आपका ये डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि त्रिसीमाना फिक्स करते टाइम नक्शा पर कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है, ना ही जमीन पर मिलता है। दोस्त, अगर एसएस नक्शा जो प्रोवाइड है, सीएस या आरएस नक्शा जो प्रोवाइड है
वो तो स्थल के अनुसार ही बनाया गया होगा। सबसे पहला चीज़ ये आपको समझना होगा कि जो आपका स्थल है उसके अनुसार ही वो बनाया गया होगा उस समय, सर्वे के समय। तो सर्वे के समय जब वो मेड़ जो बनाया गया था, एसएस में भी वो मेड़ कहीं ना कहीं तो होगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो मेड़ बिल्कुल भी ना हो सकता है कि एक मेड़ कट गया हो, दो मेड़ कट गया हो, लेकिन कोई ऐसा कॉमन पॉइंट बिल्कुल होगा नक्शे पे। आप केवल इस चीज को थोड़ा सा, दोनों नक्शा को एक साथ रख करके ग्लास टेबल पे देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट आपका मैच कर रहा है, और बिल्कुल मैच करेगा। ऐसा नहीं है कि वो मैच नहीं करेगा। अगर नक्शे पे दोनों नक्शा को एक साथ रखिएगा तो कोई ना कोई पॉइंट जो है आपका मैच करेगा। क्योंकि अगर कोई खेत 100 एकड़ का है, 100 एकड़ का वो आरएस में बनाया गया था, तो अभी उस 100 एकड़ में ही बंटवारा हुआ है ना, या उससे ज्यादा में तो बंटवारा नहीं हुआ है। हो सकता है कि उसका और अगल बगल हो तो वो भी उसी में मिला के बांट लिए होंगे, तो मान लेते हैं कि वो लाइन फॉल्स हो गया। लेकिन उसके अलावा ऐसा और भी बहुत सारा पॉइंट होगा जो अगर 50 एकड़ का है तो 50 एकड़ में बंटवारा हुआ, यानी वो 50 एकड़ का सीमित लिमिटेड आपको प्लॉट मिला हुआ है। तो उसका जो पॉइंट, उसका जो मेड़ है, जो त्रिसीमाना है या फिर चौमेरा वहां पे बन रहा होगा, जो सॉरी जो तिमेरा है, जो चौमेरा वहां बना हुआ होगा, वो चीज आप उसमें नक्शे को एक साथ ग्लास टेबल पे रख के देख सकते हैं, एकदम बिल्कुल मैच करेगा। आपने जो ऐसा बोला कि नहीं मैच करता है और ना ही स्थल पे मिलता है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल मैच करेगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि एक दो पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप एक बार प्रयास करके देखिए, बिल्कुल मिलेगा। आप ऐसे कीजिएगा कि दोनों नक्शा को ग्लास टेबल पे एक साथ रखिएगा, आपको वो कॉमन पॉइंट दिखाई दे देगा। चलिए, और फिर जैसे कॉमन पॉइंट दिख गया तो आप ऐसे नक्शे के सहारे जो है उस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, बिल्कुल आसानी से पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कागज और नक्शा में एरिया सेम है, स्थल पर एरिया जो है ज्यादा है, उसका सर्वे कैसे होगा। दोस्त, नक्शा जो बनता है वो स्थल के अनुसार ही बनता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो स्थल है उसी का नक्शा बना हुआ है, नक्शा किसी अन्य चीज का तो बना नहीं है। जो स्थल पे था उसी का नक्शा बना हुआ है। हो सकता है कि उस नक्शे में एरर हो, या उसके बगल वाला जो खेसरा है उसमें प्लॉट नंबर नहीं दिखाया गया हो, प्लॉट नंबर छूट गया हो सर्वे के समय, पिछले सर्वे के समय। तो वो प्लॉट रैयत क्या करते हैं, एक साथ अपने में मिला के जोत लेते हैं और कहते हैं कि सर ये यही वाला प्लॉट है, देखिए मेरा नक्शा ये कह रहा है और इसमें एरिया जो है मेरा ज़्यादा बता रहा है स्थल पे। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि नक्शा और स्थल जो है स्थल पे ज़्यादा हो और नक्शा में कम हो सकता है ऐसा केस होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि अमीन जो काम करते हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो नक्शा बना रहे थे उस नक्शे में एरर भी अगर आता है तो एक आध डिसमिल का आएगा, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होता है कि वो नक्शा बिल्कुल ही वेरी करे। 80 डिसमिल, एक आदमी बोल रहे थे कि सर मेरा 80 डिसमिल खतियान 35 डिसमिल खतियान में लिखा हुआ है और 80 डिसमिल स्थल पे है। अगर नक्शा 80 डिसमिल का है तब तो कोई दिक्कत नहीं है काम करने में, लेकिन अगर 80 डिसमिल का नहीं है तब फिर आपको परेशानी होगी। तब आपको रैयत कहेंगे कि मेरा इतना है, ऐसे है, वैसे है। तो उस चीज को फोकस नहीं करना, आपको केवल क्या करना है कि नक्शा को देखना है, दोनों नक्शा को समझना है कि वहां पे कोई प्लॉट नंबर छूटा तो नहीं है। अगर छूट गया है तो उनका वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई प्लॉट छूट गया है तो तब तक उनका नहीं है जब तक उसका वो कोई प्रमाण नहीं दिखाते हैं। अगर कोई प्रमाण आपको दिखाते हैं तभी साबित होगा कि ये प्लॉट उनका है। तो इस तरह का जो केस है वो 1 डिसमिल आधा डिसमिल का अंतर अगर आता है तो इस चीज को मैं बिल्कुल मानूंगा कि हाँ नक्शा काटने में थोड़ा सा एरर हो गया होगा। लेकिन ज्यादा जो आप बोलें तो ज्यादा में कितना ज्यादा है ये चीज क्लियर नहीं है। हो सकता है कि अगर 1 डिसमिल का अंतर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 डिसमिल रैयत को आपको दे देना। अगर 1 डिसमिल ज्यादा स्थल बता रहा है और अगल बगल सभी आदमी का रकबा पूरा हो जा रहा है तो वो 1 डिसमिल आपको बिल्कुल उनको दे देना है। ठीक, तो कागज और नक्शा का एरिया अगर सेम है और स्थल पे अगर ज्यादा है तो आपको ऐसे ही करके काम करना है। अगर बहुत ज्यादा हो गया तो आपको पहले नक्शा देखना है। रैयत आपको तो नक्शा दिखा नहीं रहे हैं, वो केवल ऐसे ही बात कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हो गया है सर, एक बार आप देखिए।
तो आप दोनों चीज़ को मिलाइएगा। जो मैंने बोला कि स्थल पे जो उनका मेढ़ बना है और नक्शा क्या कह रहा है, नक्शा में उस वो बगल वाला प्लॉट बता रहा है वो किसके नाम से है नहीं है, ये चीज़ क्लियर होके ही आप अपना डिसीजन लीजिएगा। तब तक आप कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा जब तक कि आप क्लियर नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एरिया अगर ज़्यादा होगा तो 1 डिसमिल 2 डिसमिल ही ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा तो बिल्कुल रैयत का हकदार बनता है वो कि उनको दिया जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा का डिफर होता है तो काइंडली आप अपने सिविल प्रभारी को इन्फॉर्म कीजिए, इस पे कोई गाइडलाइन लीजिए, उसके बाद ही आप काम कीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि ऑनलाइन प्रपत्र 2 और 3(1) जो रैयत के द्वारा भरा जाता है वो कहाँ से देखें। तो मैं ऐसे करता हूँ कि आपको लाइव जो सॉफ्टवेयर है उसको खोल करके दिखा देता हूँ कि आपको इसको भरना कैसे है। चलिए अभी के लिए मैं 9 नंबर क्वेश्चन को जो है स्किप करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ कि प्रपत्र 1, 2, 3, 4, 5, 6 में गलतियाँ हो गई हैं तो सुधार कैसे करेंगे। चलिए ये भी ऑनलाइन मैं देख करके ही आपको बताऊँगा। रैयत से प्राप्त P2 को अमीन भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर पर अपलोड कैसे करें, ये भी ऑनलाइन ही प्रोसेस है, ये भी मैं ऑनलाइन प्रोसेस बता दूंगा। प्रपत्र 6 रहती जमीन कैसे करें, अच्छा सॉरी, प्रपत्र 6 में जो रहती जमीन का एंट्री करना है उसको कैसे करना है। तो जैसे मैं सरकारी जमीन का किया था, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है प्रपत्र 6 का एंट्री कैसे करना है, तो जैसे सरकारी जमीन का कर रहे हैं वैसे ही आपको रैयत के नाम से करना है। वैसे मैं एक वीडियो अभी बना दूंगा इसके बाद जो है लाइव करके मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे प्रपत्र 6 का एंट्री करना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि गैर मजरूआ खास आम मालिक जो है वो कैसे पता करना है। तो दोस्त आपको प्रोवाइड है खतियान, उस खतियान में जो है गैर मजरूआ खास और मालिक का जमीन जो है एक ही खाते में होगा, खास मालिक का, और आम वाला जो होगा वो एक खाते में होगा, या हो सकता है 2-3 खाते में हो। तो इस चीज को आप खतियान से वेरीफाई कीजिएगा कि किस खाते में गैर मजरूआ खास और मालिक का जमीन है और उसमें कितना खेसरा है, उस चीज को एक जगह नोट कर लीजिएगा। आपको मालूम चल जाएगा कि इतना खेसरा जो है वो गैर मजरूआ मालिक खेसरा का है और गैर मजरूआ आम का इतना खेसरा है। तो इस तरह से आप खतियान से पता कर सकते हैं कि वो जमीन जो है कैसा जमीन है, क्योंकि खेसरा नंबर मालूम चलेगा ही। अब नक्शा में आप देख लीजिए, और सबसे पहले आपको सरकारी जमीन को ही मार्क करना है, तो मार्क करते हुए चलिएगा। किश्तवाड़ के समय जब आपको नक्शा प्रोवाइड होगा तो सरकारी जमीन पहले मार्क कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप प्लॉटिंग स्टार्ट कीजिएगा। चलिए तो अब बाकी लोगों का क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं 9 नंबर का कि ऑनलाइन प्रपत्र 2 और 3(1) जो रैयत के द्वारा भरा जाता है वो कहाँ से भरा जाता है। यानी कि ये 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर जो है मैं डायरेक्टली लॉगिन करके पेज को भू सर्वेक्षण लॉगिन करके ही क्लियर करवा देता हूँ। चलिए तो भू सर्वेक्षण लॉगिन करके आगे बढ़ते हैं। तो हम भू सर्वेक्षण के लॉगिन पेज पे आ गए हैं, लॉगिन कर लिए हम। क्वेश्चन था कि प्रपत्र 2 और 3(1) कहाँ से देखना है, जो रैयत फील करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, प्रपत्र 2 रिपोर्ट जो है यहाँ पे आपको शो हो रहा है। आप या क्या कर सकते हैं कि यहाँ से अपना मौजा को सिलेक्ट कीजिएगा, किसी एक मौजा को हम सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें प्राप्त है या नहीं, मतलब कोई एंट्री ऑनलाइन आया है या नहीं आया। तो अभी इसमें कोई भी डाटा फाउंड नहीं दिखा रहा है। आप यहाँ से जो है प्रपत्र 2 और 3 जो अपलोड किए हैं रैयत, वो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें भी डाटा नहीं है, या जो आप एंट्री कीजिएगा वो भी आपको यहीं से दिखेगा। लोदीपुर में जो है मेरे पास 2 खेसरा जो है
प्रपत्र 2 में एंट्री दिख रहा है, यानी कि दो खेसरा नहीं है, 2 फाइल है। एक्चुअल में ये 2 फाइल है, 25/8 के डेट में इन्होंने डाला है। तो मैं इसको व्यू करके देख लेता हूँ कि क्या उन्होंने डाला है। तो इस तरह से आप जो है आसानी से देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे डाला हुआ है और उनका कौन कौन सा प्रपत्र है। जैसे उन्होंने ये ऐसे भर के दिया है, ये रैयत का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, और उसके बाद जो है इनका एड्रेस ये हुआ, लोदीपुर करौल के हैं, ये साइन मोहर किया हुआ है सब चीज़। इन्होंने खेसरा वगैरह भर दिया है, शेष लगान भी भरा है, जमाबंदी संख्या, और ये इनको क्रय से प्राप्त हुआ है वो चीज़ इन्होंने दिखाया है। उसके लिए एक का जमाबंदी का प्रति जो है इन्होंने लगा दिया है। इसमें दिखा रहा है प्लॉट नंबर 2445 और 2137 उन्होंने यही भरा है, 2445 और 2137। तो इस तरह से जो है आपको आसानी से ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो है आप मतलब कितना आपको प्राप्त हुआ है, कितना खेसरा जो है आपको मिला है। इस तरह से आसानी से आप देख सकते हैं। चलिए, तो इनका डाउट क्लियर हो गया और अगले डाउट की तरफ बढ़ते हैं कि प्रपत्र 1, 2, 3, 4, 5, 6 में गलती हो तो उसको डिलीट कैसे करना है। दोस्त, प्रपत्र 1 में गलती का सुधार तो इसमें नहीं दिया हुआ है। आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर गलती से आपका दूसरा अपलोड हो गया है तो साथ आप क्या कीजिएगा कि एक और वैसे अपलोड दोबारा नहीं होता है, एक ही बार इसमें अपलोड होता है। आपने एक बार अगर एंट्री कर दिया है तो फिर दोबारा आप एंट्री नहीं कर पाइएगा। जैसे यहाँ पे आपने जो किया है इसमें क्या कर सकते हैं कि आप जो भी आपने डाला है उसको डिलीट का सेक्शन दे रहा है कि कौन से पोर्शन, एडिट का तो नहीं दे रहा लेकिन डिलीट का जरूर दे रहा है कि आप इसमें कौन सा को डिलीट करना चाहते हैं प्रपत्र 1 में। तो जिसको भी आप डिलीट करना चाहेंगे वहाँ का मौजा जो सिलेक्ट करना होगा और उसको आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं, जो भी मौजा का आपको करना होगा। यहाँ पे अपना मौजा सिलेक्ट कीजिए, इसमें से कौन सा डिलीट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए। तो प्रपत्र 1 आपका डिलीट हो जाएगा और फिर आपको यहाँ से प्रपत्र 1 का एंट्री आपको कर देना है फिर से। चलिए, प्रपत्र 2 में भी सेम चीज़ है कि प्रपत्र 2 में अगर कोई त्रुटि हो गया है तो उसको कैसे मतलब डिलीट कैसे करना है। एडिट का ऑप्शन इसमें नहीं दे रहा है प्रपत्र 2 में। एक बार मैं इसको प्रपत्र 2 को ओपन करके देख लेता हूं कि एडिट का ऑप्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो एक और डाउट था, हाँ, कि एंट्री कैसे करना है प्रपत्र 2 का। तो प्रपत्र 2 का एंट्री करने के लिए आपको ऐसे ही यहाँ पे सारा चीज़ सिलेक्ट करना होगा। रजिस्टर्ड सीरियल नंबर जो उन्होंने प्रपत्र दिया था वो सीरियल नंबर कितना में आपने उसको चढ़ाया है वो सीरियल नंबर आपको यहाँ देना है। फिर उसके बाद होल्डर का नेम यहाँ डालना है, किस नाम से आपको ये एंट्री करना है। फिर उसके बाद खाता संख्या डालना है और फिर उसके बाद आपको खेसरा संख्या डालना है और फिर उसके बाद ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद आपको फाइल जो प्रपत्र 2 का और 3.1 का जो है रैयत ने जो दिया है उसका एक PDF आपको 3 MB से कम का बनाना है और साथ में वो फाइल यहाँ से चूज करके और अपलोड कर देना। जितना खेसरा होगा उस PDF में उतना खेसरा को यहाँ पे ऐड होल्डर करके आपको कर लेना है, फिर ही वो फाइल जो है आप चूज करके अपलोड कीजिएगा। तो इस तरह से आप प्रपत्र 2 को जो है अपलोड कर सकते हैं जो रैयत आपको देंगे। और उसको डिलीट करने का जो सेक्शन है वो आपको यहाँ से दे रहा है कि यहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। प्रपत्र 3 को डिलीट करने के लिए भी यहाँ से ऑप्शन दे रहा है, 3-2 को भी डिलीट करने के लिए दे रहा है और प्रपत्र 4 को भी डिलीट करने के लिए दे रहा है। तो ऑप्शन आपको यहाँ से सारा मिल जा रहा है। ठीक, प्रपत्र 5 में जो आपका करेक्शन होगा उसमें अगर डिलीट करना होगा तो प्रपत्र 5 में डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है और सुधार का भी ऑप्शन दिया हुआ है। मैं प्रपत्र 5 खोल के दिखा देता हूँ आपको।
सर्वर का इशू है जिसके वजह से थोड़ा सा नेट जो है स्लो चल रहा है। नेट ठीक ही है, लेकिन सर्वर में थोड़ा सा दिक्कत है। प्रपत्र 5 में जो है आपको, सॉरी, प्रपत्र 5 में जो है यहाँ पे देखिए सुधार करें और मिटाएं। जो खेसरा में गलती हुआ है वो खेसरा यहाँ आपको डालना है और उसमें जो भी सुधार इस कॉलम में करना है वो करके सुधार करें, या फिर अगर वो डिलीट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यानी प्रपत्र 5 में भी डिलीट का सेक्शन आपको दिया हुआ है। 1, 2, 3 और उसके बाद यहाँ से आपका प्रपत्र 5 में डिलीट का ऑप्शन है। प्रपत्र 6 डिलीट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप प्रपत्र 6 को भी डिलीट कर सकते हैं। अगर प्रपत्र 6 में कोई त्रुटि हो गई है तो डायरेक्टली आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जब एंट्री कर रहे होंगे और गलती हो गया है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। वैसे ही इसको खोल के भी दिखा देते हैं। तो इस तरह से जो है प्रपत्र 6 को ओपन डिलीट सेक्शन को ओपन करना है और फिर आपको यहाँ पे आपका जो भी आपका मौजा है उसको सिलेक्ट करना है और जो खेसरा डिलीट करना है वो खेसरा यहाँ डालना है और सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो है यहाँ पे एक वो खेसरा आपको आएगा, उसमें यहाँ लास्ट में जो है आपको सिलेक्ट का ऑप्शन देगा। उस खेसरा को सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। आसानी से ये डिलीट हो जाएगा। ठीक, अब एक आदमी का डाउट ये था कि प्रपत्र 6 जो है हमको वो एंट्री करना है रैती ज़मीन का, तो वो कैसे करेंगे, तो वो भी मैं बता देता हूँ। वैसे एक्चुअल में जैसे मैं सरकारी ज़मीन कर रहा था वैसे ही करना है, लेकिन केवल आपको सिलेक्ट का जो ऑप्शन है वो रैती सिलेक्ट करना है। चलिए, सर्वर थोड़ा सा वीक है जिसकी वजह से जल्दी खुल नहीं रहा है ये। आप किस मौजा का करना चाहते हैं पहले आपको वो सिलेक्ट करना होगा, और सेम जैसे मैंने वो उसमें एंट्री किया था ना एक्चुअल में, ये पहले जो है मुझसे खेसरा पूछेगा कि कितना खेसरा, तो हो सकता है कि प्रपत्र 6 का मैं एंट्री जो है दूसरे आईडी से लॉगिन करके आपको बता देता हूं कि कैसे आपको ये करना है। चलिए देखते हैं, दूसरे आईडी से इसको लॉग आउट करते हैं। दोस्त, आपने जो क्वेश्चन किया था प्रपत्र 6 को ऑनलाइन एंट्री कैसे करना है, तो एक्चुअली मेरे आईडी पे भी अभी वो प्रपत्र 6 का सेक्शन जो है नहीं आएगा, इसलिए कि मैं अभी एंट्री नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं एंट्री जब करने लगूंगा तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था प्रपत्र 6 को जो एंट्री करना है, वो वीडियो आप देख लीजिए। उसी वीडियो से मैंने ये स्क्रीन को कैप्चर करके और यहाँ पे आपको क्लियर करवा रहा हूँ कि नया खेसरा डालने के बाद इसमें भी आपको क्या करना है कि यथास्थ पंजी में जो सबसे मिनिमम छोटा खेसरा है उसको पहले एंट्री कीजिएगा, और फिर उससे बड़ा खेसरा जो भी होगा वो आप यहाँ पे एंट्री कीजिएगा, और रेफरेंस के तौर पे छोटा वाला खेसरा आप डालिएगा। तो फिर रैयत का नाम, पिता का नाम, ये सब चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ पे आपको खेसरा डालना है नया वाला जो आपने यथास्थ पंजी में संधारित किया है, और उसके बाद जो है फिर आपको यहाँ पे धारण का प्रकार आपको चूज जो करना है वो रैती चूज करना है। रैती जमीन के लिए रैती आपको चूज करना है।
फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने बिहार सरकार का एंट्री कर रहा था, इसीलिए मैं इस चीज़ को सिलेक्ट किया था। रैयती सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको रैयत का नाम पूछेगा। तो यादाश्त पंजी में जो रैयत का नाम आपने लिखा है वो रैयत का नाम यहाँ डालना है, पिता का नाम डालना है, उनका आधार नंबर डालना है, अंग्रेजी में जो आधार में नाम है वो डालना है, किस खाता के खेसरा पुराने खाता के खेसरा से बना है वो डालना है और ऐड करना है। ये ऐड तब होगा जब आप सबसे पहले इन सब डाटा को फिल करके सेव कीजिएगा, तभी जाकर के ये आपका ऐड होगा। तो फिर एड्रेस डालिएगा, पिन कोड वगैरह, जाति, जेंडर, ये सब चूज करके, रकबा चूज करके सेव कीजिएगा। सेव करने के बाद वो पुराना किस खेसरा से बना है वो डालिएगा, किस खाता से और खेसरा से बना है वो डाल के ऐड कीजिएगा, वो खाता आपका ऐड हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आगे आपका ये चीज आएगा। तो अगर कोई उसमें अन्य हिस्सेदार होगा, जैसे एक नाम से मैं आपने ऊपर डाल दिया, उसके बाद और भी उसमें कोई हिस्सेदार है, तो आपको क्या करना है कि आपको हाँ करके और उनका नाम इसमें ऐड कर देना है। आगे बढ़ते हैं कि इसमें भौतिक विवरणी में आप इनमें से वो जमीन किस कैटेगरी का है वो चीज़ आपको इसमें सिलेक्ट करना होगा। अगर रहती है तो सिंपल सी बात है, या तो उस पर मकान बना होगा या फिर स्थल बना, वो सेम जैसा पहले था वैसा ही होगा, या हो सकता है अगर चेंज हुआ होगा तो वो तो फिर किसी और कैटेगरी में वो चला जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, स्थल स्वरूप कर आपको सिलेक्ट करना, अगर धन वो उस पर कृषि हो रही होगी तो, और फिर उसके बाद यहाँ से आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि अभी फिलहाल में वो क्या है, पथरीली जमीन है, धनहर है, भीट है, पहाड़ है, क्या है, मतलब वो चीज़ सिलेक्ट करना है। अगर धनहर है तो धनहर सिलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है। फिर यहाँ से आपको जैसे वहाँ पे धनहर आपने सिलेक्ट किया था वैसे यहाँ पे कृषि धनहर सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर आप नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ पे रकबा, अगर वो धनहर होगा तो रकबा आपको ये 3 और 1 ये 4 कृषि योग्य, यानी कि 3 ऊपर से भदई, अगहनी, रबी और कृषि योग्य में आपको रकबा डालना होगा। अगर वो केवल भीट जमीन है तो आपको क्या करना होगा कि वो अकृषित वो आपको अगहनी और रबी में आपका अगहनी और रबी में जो है आपका एंट्री होगा, और फिर कृषि योग्य में होगा, और उसके बाद इसको यहाँ पे नवैयत आपको सिलेक्ट करना होगा। तो नवैयत जो है, नवैयत में वो जमीन का क्या पेपर आपको दे रहे हैं वो चीज़ आपको देखना होता है। तो वो जमीन उनको किससे प्राप्त है, वो रैयती जमीन उनकी है, खतियानी जमीन है, मारूसी जमीन है, या फिर वो केवाला के आधार पे अभी बोल रहे हैं, या फिर उनको कोई और चीज़ से मिला हुआ। तो ये चीज़ आपको इसमें सिलेक्ट करना होता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आपको कृषि, इसके बाद का जो प्रोसेस है ये आप वीडियो से भी देख सकते हैं, सेम प्रोसेस वही आएगा। यादाश्त पंजी का क्रम संख्या कौन सा होगा, पार्सल यूनिक क्या होगा, वो आप प्रपत्र 6 वाला जो मैंने वीडियो डाला है उससे आप देख करके क्लियर हो लीजिएगा। तो इसी तरह से रैयती जमीन का भी आपको एंट्री करना होता है और लास्ट में आपको सेव कर देना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सभी का डाउट भी क्लियर हुआ होगा। चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे ही हम आपको हमेशा हेल्प करते रहेंगे। जहाँ भी आपको जो भी दिक्कत आएंगी उसका सॉल्यूशन मैं हमेशा देते रहूँगा, क्योंकि आप मेरे लिए तो अब एक परिवार जैसे बन गए हैं। क्योंकि मेरे चैनल से जुड़े हैं तो बिल्कुल मेरे परिवार जैसे हैं, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के दूँ। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और इस वीडियो में अगर कोई डाउट आपको फिर से लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। इस वीडियो का लिंक जो है, इससे पहले जो मैंने डाउट वाला वीडियो बनाया था कि जिनका डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप वहाँ से भी जो आपने क्वेश्चन पूछा था डायरेक्टली आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, जहाँ परेशानी हो पूछते रहिए।